दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब मैं नौकरी की तलाश में जलगांव शहर आया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कोई न कोई नौकरी मुझे इस शहर में मिल ही जाएगी। पर शहर आए मुझे 1 महीना से भी ऊपर हो गया, लेकिन मुझे इस शहर में कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। मैं बहुत निराश हो रहा था और अब मेरी हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। नौकरी न मिलने का यह भी एक सबसे बड़ा कारण था। जलगांव शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। इस शहर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। यहाँ आए 1 महीना बीत गया था। अब मुझे नौकरी के साथ साथ मकान के किराए की भी चिंता सताने लगी थी। इसलिए थक हार कर मैंने फैसला लिया कि अब मुझे यह शहर छोड़कर अपने गांव लौट जाना चाहिए। गांव में मेरे रिश्तेदार रहते थे जो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। मैं भी पहले उन्हीं के खेतों में उनका हाथ बटा दिया करता था। मेरे पास कुछ रुपए थे, उनसे मैंने मकान का किराया चुकाया और बोरिया बिस्तर समेट कर निकल पड़ा गांव की ओर। मैं अंदर से काफ़ी टूट चुका था। इतनी दूर यहाँ काम की तलाश में आया था, ऊपर से काम भी मिला नहीं था। यही सब सोचता हुआ जब मैं जलगांव रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुका था और अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था, तभी मेरी नज़र स्टेशन पर लगे उस बोर्ड पर गई जिसमें कुछ नौकरी के बारे में लिखा था। पर अंधेरा और दूर होने के कारण वो मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए मैं चलते हुए उस बोर्ड के नज़दीक चला गया। जब उस बोर्ड को मैंने नज़दीक से जाकर देखा तो पता चला कि यह बोर्ड तो कम से कम 1 साल पहले लगाया गया होगा। उसके ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हुई थी। मैंने अपने हाथ से उस धूल को साफ किया तो मुझे उस पर लिखे शब्द साफ साफ नज़र आने लगे। उस पर लिखा था, स्टेशन की चौकीदारी के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। इस काम के बदले वो पगार लिखी थी, वो भी अच्छी खासी थी। अब चूंकि बोर्ड 1 साल पहले लगाया गया था तो मुझे लगा कि नौकरी की जगह कहीं भर न चुकी हो। फिर भी नीचे लिखे ऑफिसर्स के नंबर पर फ़ोन करके पता करने में क्या हर्ज है, तो मैंने उस नंबर पर फ़ोन कर दिया। फ़ोन स्टेशन ऑफिसर ने उठाया और कहा कि अगर आप सच में यह नौकरी करना चाहते हो तो स्टेशन के बाहर बने हमारे ऑफिस में आ जाइए। मैंने फ़ोन काट दिया और भागते हुए स्टेशन के बाहर की तरफ जाने लगा। सच यारो, मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मैं कितना खुश था। मैं सोच रहा था कि शायद यह नौकरी मेरे ही नसीब में थी, तभी तो कोई और अब तक इन्हें मिला नहीं। मैं बाहर गया तो ऑफिस मुझे दिखाई पड़ गया। उसके अंदर एक ऑफिसर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे मेरा काम समझा दिया। उन्होंने कहा मुझे शाम के 7 बजे से रात के 3 बजे तक स्टेशन की चौकीदारी करनी होगी। उसके बदले में उन्होंने बताया कि तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। उससे भी अच्छी बात यह थी कि स्टेशन के बाहर ही बने मकानों में से एक मकान मुझे रहने के लिए भी दिया जा रहा था। इसके बाद उस अधिकारी ने हमसे एक बार फिर पूछा कि क्या तुम सच में यह नौकरी करना चाहते हो? उनकी यह बात मुझे अजीब सी लगी, पर मैंने उसे इग्नोर करते हुए दोबारा कहा कि हाँ साहब, मैं यह नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे नौकरी की तलाश थी। आज इतने दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छी बात होने जा रही थी। मैं नौकरी पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि चलो अब नौकरी मिली है तो बाकी की सारी मुसीबतें भी कम हो जाएंगी। पर असली मुसीबत तो अब आने वाली थी, जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जिस काम को मैं इतनी सरल मान रहा हूँ वो एक मुसीबत भरा निकलेगा।
इसके बाद उस ऑफिसर ने मुझे मेरा मकान दिखा दिया जो स्टेशन के पास में ही था। मकान देखने से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उस ऑफिसर ने मुझे कहा, देखो तुम आज से ही काम शुरू कर दो। काम की बात सुनकर मुझे भी ज़रा जोश आ गया था। फिर मैंने उस ऑफिसर से कहा कि मेरा काम 7 के बाद ही क्यों शुरू होगा। इस पर वो ऑफिसर ज़रा झुंझलाता हुआ बोला, तुम समय पर ज़्यादा ध्यान मत दो, तुमसे जो कहा गया है बस उतना ही करो। उनकी इस बात को सुनकर मुझे भी उनका यह बर्ताव बड़ा अजीब सा लगा था, पर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद मैं उस स्टेशन के चारों तरफ घूमने निकल गया, क्योंकि मुझे उस स्टेशन की कोई जानकारी नहीं थी। शाम होते ही मैं उस क्वार्टर से ड्यूटी के लिए निकल पड़ा। घर और स्टेशन की दूरी चंद कदमों की थी, तो कुछ ही देर में मैं स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पहले से ही वो ऑफिसर स्टेशन पर खड़ा था और कुछ दूरी पर कुछ यात्री भी नज़र आ रहे थे। स्टेशन पर इतने कम यात्रियों को देखकर मैंने स्टेशन ऑफिसर से पूछा कि स्टेशन पर इतने कम यात्री क्यों हैं। स्टेशन ऑफिसर ने कहा, रात को यहाँ कम यात्री ही आते हैं। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो स्टेशन ऑफिसर ने कहा, ऐसा क्यों है यह तो मुझे भी मालूम नहीं, पर उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि वह ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद मैं स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगा। रात के 10 बजे तक तो वो ऑफिसर भी हमारे साथ ही रहा। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम संभल कर काम करना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना। उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करने में जुट गया। मैंने इस स्टेशन पर एक तो अजीब बात देखी थी। यह स्टेशन दिन में जितना खूबसूरत दिखता था, रात को उतना ही भयानक और भूतिया लगता था। मुझे अपनी ड्यूटी करते हुए कई रातें गुजर गई थीं। रात के समय कभी कभी स्टेशन पर वही ऑफिसर दिखाई पड़ जाते थे जिनसे मैं बातें कर लिया करता था। बाकी समय में तो स्टेशन रात को पूरी तरह खाली ही रहता था। एक रात की बात है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल है यह देखने के लिए रात को मैं 1-2 राउंड स्टेशन से पटरियों की तरफ भी लगा लिया करता था। आज जब मैं पटरियों की तरफ घूमने निकला तो मुझे कुछ दूर पटरियों के बीच एक आदमी दिखाई पड़ा, जो एक फावड़े से पटरियों के बीच कुछ खुदाई कर रहा था। उसको ऐसा करते देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी मैं उसकी तरफ यह सोचते हुए बढ़ ही रहा था कि आखिर यह आदमी दोनों पटरियों के बीच वो भी रात के वक्त कर क्या रहा है। और तभी मैंने देखा सामने से एक तेज गति के साथ ट्रेन चली आ रही है। यह देखकर तो मैं बहुत ही घबरा गया। मैं तेजी से उस आदमी को हटने का इशारा करते हुए उसकी तरफ दौड़े जा रहा था, पर उस आदमी के ऊपर तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ना तो ट्रेन के आने का और ना मेरे चिल्लाने का। मैं बुरी तरह से हाँफता हुआ चिल्ला रहा था, ये भाई हट जाओ, तुम्हारे पीछे से ट्रेन आ रही है। और इससे पहले कि मैं खुद उस आदमी को धक्का देकर हटाने के लिए उसके पास पहुंच पाता, मैंने देखा वह ट्रेन उस आदमी के ऊपर से गुजर गई। मुझे लगा उस आदमी के तो चिथड़े उड़ गए होंगे, लेकिन अगले ही पल
मेरे पैरों से जमीन खिसक गई जब मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी फावड़े से पहले की तरह ही खुदाई कर रहा है। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई होती। वह दृश्य देखने के बाद हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उस स्टेशन पर रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। सो मैं वहाँ बिना रुके सीधा अपने कमरे की तरफ निकल गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं अपने बिस्तर पर लेट तो गया था, पर बार बार मेरी आँखों के सामने अभी भी वही दृश्य दिखाई पड़ रहा था। जैसे तैसे मैंने वो रात तो काटी और मैं सुबह होते ही स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें रात वाली सारी घटना बताई। पर उस ऑफिसर ने कहा कि यह सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, बस अपना काम करते रहो। मेरा मन तो बिल्कुल भी काम करने का नहीं था, पर 1 महीना होने को था तो सोचा पगार लेकर ही निकल जाऊंगा। अगली रात मैं स्टेशन पर ड्यूटी कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा फैला था। तभी मुझे खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने उस तरफ नज़र उठाकर देखा तो पाया कि वही आदमी पटरियों के बीच फिर से फावड़ा चला रहा है। उसे देखते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया और इस बार मैं जोर से चिल्लाया, ए भाई, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं। तुम यहाँ से फौरन हट जाओ, वरना मैं तुम्हारा कोई दूसरा इंतजाम कर दूंगा। इतना कहते ही वह आदमी ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अपने सामने उस भयानक काया वाले आदमी को खड़ा देख मेरी तो रूह कांप गई। मैं इतना घबरा गया कि अपनी टांगों पर खड़ा नहीं रह सका और नीचे ज़मीन पर गिर गया। मैंने देखा वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसका चेहरा कई जगह से कटा हुआ होने के कारण काफ़ी खौफनाक लग रहा था। अब वह आदमी मेरी तरफ गुस्से से देखकर घूर रहा था। उसने अपना फावड़ा मुझे मारने के लिए उठा लिया। अब मैं उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे जैसे घसीटते हुए उससे दूर हो रहा था, उतना ही वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, बचाओ बचाओ, पर मुझे बचाने वाला उस स्टेशन पर कोई नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने मुझे काटने के लिए फावड़ा ऊपर उठाया, मेरी एक ज़ोर से चीख निकल गई और मैंने देखा कि वहाँ वही स्टेशन मास्टर आ गए। उन्हें देखते ही वो आदमी तुरंत गायब हो गया। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे उठाया, फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद वे बोले कि कई साल पहले यहाँ एक रेलवे कर्मचारी काम करते हुए मौत हो गई थी। तभी से लोग इसे भूतिया स्टेशन मानते हैं। कभी कभार कुछ अनहोनी बातें भी सुनने को मिली, पर मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं। खैर, अगले दिन उन्होंने मुझे मेरी पूरी पगार देते हुए कहा कि तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं, और मैं वहाँ से घर चला आया। आज भी रात के अंधेरे में मुझे उस आदमी का चेहरा डरा देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।